नमस्कार, स्वागत है आपका प्रतीक्षा ऑनलाइन क्लास में। और मैं कौशल किशोर बेटा आज आपके लिए लेकर आया हूँ मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। अगर हम बात करें एमपी जीके की मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की, तो इसे शुरू करने का मुख्य कारण ये है कि हाल ही में एक जगह वैकेंसी आई है जिसका नाम है बेटा जेल पुलिस। और जेल पुलिस के बाद अगर हम देखें तो बेटा एमपी पुलिस, और एमपी पुलिस के बाद एमपी एसआई की जगह आनी बाकी है। और हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि चाहे वो जेल पुलिस हो, एमपी पुलिस हो या एमपी एसआई हो, इन तीनों में ही एमपी जीके का जो रेशियो, एमपी जीके के जो सवाल हैं बहुत ज़्यादा हैं। और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसे समझ लो कि बिना मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान को पढ़ के हम मध्य प्रदेश के किसी भी पेपर को क्रैक नहीं कर सकते। इसलिए हमें बहुत ढंग से पढ़ना होगा बेटा मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान को। तो चलिए ज़्यादा समय खराब ना करते हुए हम सीधे टॉपिक पे बात करते हैं और सीधा टॉपिक को अपन बेटा आगे बढ़ाते हैं। तो हम बात करें बेटा मध्य प्रदेश की। हम सब लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश एक समृद्धशाली राज्य है, और समृद्धशाली राज्य के साथ साथ ही ये उस जमाने का है जब राज्य पुनर्गठन आयोग बना, और राज्य पुनर्गठन ने जब मध्य प्रदेश का क्या करवाया, गठन। यानी हम बेटा सीधी भाषा में ये कह सकते हैं कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ। मध्य प्रदेश का गठन हुआ। और बस जैसे ही हमने बेटा डेट देखी 1 नवंबर 1956, यहीं से माइंड में बहुत सारे सवाल बनने लगे। पहला सवाल ये था कि सर हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, तो या तो हमें ये बताइए कि मध्य प्रदेश का गठन 15 अगस्त 1947 को क्यों नहीं हुआ। दूसरा ये हो सकता है कि ये उस समय किसी और राज्य का हिस्सा हो, जैसे छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश में था, जैसे तेलंगाना पहले आंध्र प्रदेश में था, जैसे हम लोग जानते हैं कि गुजरात और महाराष्ट्र बॉम्बे प्रांत में हुआ करते थे। तो या तो आप हमें ये बता दो कि ये मध्य प्रदेश 1956 और 1947 के बीच की जो अवधि थी वो किस राज्य का एक हिस्सा थी, या फिर ये क्लियर हो कि 1956 में ही इसका गठन क्यों हुआ, उससे पहले क्या ये केंद्र शासित प्रदेश था। जैसे हम सब लोग जानते हैं कि 1961 में हम लोग गोवा को पुर्तगालियों से ले लेते हैं और उसे एक केंद्र शासित प्रदेश बनाते हैं। अपितु फिर हम लोग क्या करते हैं, 1987 में गोवा को भारत का 25वां राज्य बनाते हैं। तो इन सारे सवालों को हमें समझने के लिए समझना होगा सबसे पहले भारत की वेशभूषा को, या भारत की उस समय कंडीशन क्या थी। यानी मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले ये समझिए कि 1947 से लेकर 1956 तक का जो भारत था वो कैसा था, या उस भारत में इस मध्य प्रदेश की कंडीशन क्या थी। अगर हम 1947 से 1956 तक के भारत को समझ लें और फिर 1956 से 2020 तक के किसको समझ लें बेटा, एमपी को, तो यहीं से जो एक टॉपिक बनता है सबसे बढ़िया, जहाँ से बहुत सारे सवाल बनते हैं, जिसे हम कहते हैं बेटा मध्य प्रदेश का गठन, या मध्य प्रदेश राज्य के जिलों का गठन, या मध्य प्रदेश की एक एक तहसील या मध्य प्रदेश के एक एक जिलों का गठन। जितने भी सवाल बनते हैं वो सारे सवाल क्लियर हो सकते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि 1956 से पहले मध्य प्रदेश नहीं था, इसलिए 1947 टू 1956 भारत पढ़ेंगे, और 1956 से 2020 तक की हम बेटा क्या पढ़ेंगे, एमपी। तो चलिए सबसे पहले हम भारत की उस कंडीशन के बारे में बताते हैं, और उस कंडीशन को हम सही ढंग से पढ़ने के लिए संविधान के एक छोटे से टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, जिसे बहुत ढंग से हम लोग कब पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे संविधान को। और उस टॉपिक का नाम होगा बेटा भाग 1। यानी हम आपको संविधान के भाग 1 के बारे में थोड़ा सा बताएं तो आप शायद बहुत अच्छा समझ पाओ। तो बेटा ये है आपका संविधान, और संविधान का हम क्या पढ़ेंगे, भाग 1। अगर हम संविधान के भाग 1 की बात करें तो इसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक हैं, और इसका जो सब्जेक्ट है, इसका जो मुख्य पॉइंट है वो क्या है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। राज्य क्षेत्र। तो बेटा मोटा मोटा आपको चारों आर्टिकल बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं मध्य प्रदेश को पढ़ने वाले हैं, मध्य प्रदेश के गठन को पढ़ने वाले हैं, और संविधान में उलझ गए तो फिर मध्य प्रदेश के टॉपिक से हम लोग भटक जाएंगे। तो सबसे पहले हम मोटा मोटा देख लेते हैं बेटा, एक आर्टिकल नंबर 1
आर्टिकल नंबर 2, आर्टिकल नंबर 3 और आर्टिकल नंबर 4। लेकिन इसे हम बहुत ढंग से कब पढ़ेंगे, जब हम संविधान की शुरुआत करेंगे बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत करेंगे। तो अगर आप लोगों ने संविधान का अनुच्छेद 1 पढ़ा है तो आप लोग जानते हो कि अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है, इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट, यानी इसमें कहा है इंडिया जो कि भारत राज्यों का एक संघ है। और जब राज्यों का एक संघ पता चला तो फिर हमें पता चला कि इसमें क्या है, प्रेजेंट में कुछ राज्य हैं और कुछ क्या है बेटा, केंद्र शासित प्रदेश हैं। बाकी सारी बातें हमने छोड़ दी हैं, आगे बात करेंगे कि यूनियन ऑफ स्टेट का कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया, कनाडा से लिया गया। यहीं से एक भावनात्मक सवाल बनता है कि जो भारत है वो क्या है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, यानी इसके किसी भी राज्य को संघ से आजाद होने की अनुमति नहीं है। राज्यों का विभाजन हो सकता है, जैसे कि हमने हाल ही में देखा। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रतीक्षा ऑनलाइन क्लास में, और मैं कौशल किशोर बेटा आज आपके लिए लेकर आया हूँ मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। अगर हम बात करें एमपी जीके की मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की, तो इसे शुरू करने का मुख्य कारण ये है कि हाल ही में एक जगह वैकेंसी आई है जिसका नाम है बेटा जेल पुलिस। और जेल पुलिस के बाद अगर हम देखें तो बेटा एमपी पुलिस, और एमपी पुलिस के बाद एमपी एसआई की जगह आनी बाकी है। और हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि चाहे वो जेल पुलिस हो, एमपी पुलिस हो या एमपी एसआई हो, इन तीनों में ही एमपी जीके का जो रेशियो, एमपी जीके के जो सवाल हैं बहुत ज़्यादा हैं। और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसे समझ लो कि बिना मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान को पढ़ के हम मध्य प्रदेश के किसी भी पेपर को क्रैक नहीं कर सकते। इसलिए हमें बहुत ढंग से पढ़ना होगा बेटा मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान को। तो चलिए ज़्यादा समय खराब ना करते हुए हम सीधे टॉपिक पे बात करते हैं और सीधा टॉपिक को अपन बेटा आगे बढ़ाते हैं। तो हम बात करें बेटा मध्य प्रदेश की, हम सब लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश एक समृद्धशाली राज्य है, और समृद्धशाली राज्य के साथ साथ ही ये उस जमाने का है जब राज्य पुनर्गठन आयोग बना, और राज्य पुनर्गठन ने जब मध्य प्रदेश का क्या करवाया, गठन। यानी हम बेटा सीधी भाषा में ये कह सकते हैं कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ, मध्य प्रदेश का गठन हुआ। और बस जैसे ही हमने बेटा डेट देखी 1 नवंबर 1956, यहीं से माइंड में बहुत सारे सवाल बनने लगे। पहला सवाल ये था कि सर हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, तो या तो हमें ये बताइए कि मध्य प्रदेश का गठन 15 अगस्त 1947 को क्यों नहीं हुआ। दूसरा ये हो सकता है कि ये उस समय किसी और राज्य का हिस्सा हो, जैसे छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश में था, जैसे तेलंगाना पहले आंध्र प्रदेश में था, जैसे हम लोग जानते हैं कि गुजरात और महाराष्ट्र बॉम्बे प्रांत में हुआ करते थे। तो या तो आप हमें ये बता दो कि ये मध्य प्रदेश 1956 और 1947 के बीच की जो अवधि थी वो किस राज्य का एक हिस्सा थी, या फिर ये क्लियर हो कि 1956 में ही इसका गठन क्यों हुआ, उससे पहले क्या ये केंद्र शासित प्रदेश था। जैसे हम सब लोग जानते हैं कि 1961 में हम लोग गोवा को पुर्तगालियों से ले लेते हैं और उसे एक केंद्र शासित प्रदेश बनाते हैं, अपितु फिर हम लोग क्या करते हैं 1987 में गोवा को भारत का 25वां राज्य बनाते हैं। तो इन सारे सवालों को हमें समझने के लिए समझना होगा सबसे पहले भारत की वेशभूषा को, या भारत की उस समय कंडीशन क्या थी। यानी मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप सबसे पहले ये समझिए कि 1947 से लेकर 1956 तक का जो भारत था वो कैसा था, या उस भारत में इस मध्य प्रदेश की कंडीशन क्या थी। अगर हम 1947 से 1956 तक के भारत को समझ लें और फिर 1956 से 2020 तक के किसको समझ लें बेटा, एमपी को, तो यहीं से जो एक टॉपिक बनता है सबसे बढ़िया, जहां से बहुत सारे सवाल बनते हैं, जिसे हम कहते हैं बेटा मध्य प्रदेश का गठन, या मध्य प्रदेश राज्य के जिलों का गठन, या मध्य प्रदेश की एक एक तहसील या मध्य प्रदेश के एक एक जिलों का गठन। जितने भी सवाल बनते हैं वो सारे सवाल क्लियर हो सकते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि 1956 से पहले मध्य प्रदेश नहीं था, इसलिए 1947 टू 1956 भारत पढ़ेंगे, और 1956 से 2020 तक की हम बेटा क्या पढ़ेंगे, एमपी। तो चलिए सबसे पहले हम भारत की उस कंडीशन के बारे में बताते हैं, और उस कंडीशन को हम सही ढंग से पढ़ने के लिए
संविधान के एक छोटे से टॉपिक पर डिस्कस करते हैं जिसे बहुत ढंग से हम लोग कब पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे संविधान को। और उस टॉपिक का नाम होगा बेटा भाग 1। यानी हम आपको संविधान के भाग 1 के बारे में थोड़ा सा बताएं तो आप शायद बहुत अच्छा समझ पाओ। तो बेटा ये है आपका संविधान, और संविधान का हम क्या पढ़ेंगे, भाग 1। अगर हम संविधान के भाग 1 की बात करें तो इसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है, और इसका जो सब्जेक्ट है, इसका जो मुख्य पॉइंट है वो क्या है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र। तो बेटा मोटा मोटा आपको चारों आर्टिकल बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं मध्य प्रदेश को पढ़ने वाले हैं, मध्य प्रदेश के गठन को पढ़ने वाले हैं, और संविधान में उलझ गए तो फिर मध्य प्रदेश के टॉपिक से हम लोग भटक जाएंगे। तो सबसे पहले हम मोटा मोटा देख लेते हैं बेटा, एक आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर 2, आर्टिकल नंबर 3 और आर्टिकल नंबर 4। लेकिन इसे हम बहुत ढंग से कब पढ़ेंगे, जब हम संविधान की शुरुआत करेंगे बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत करेंगे। तो बेटा आर्टिकल नंबर 1 यानी अनुच्छेद 1 कहता है कि इंडिया जो कि भारत राज्यों का एक संघ है, इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट। तो हम यहाँ समझ गए कि ये राज्यों का एक संघ है, तो इसमें कुछ क्या होंगे बेटा, राज्य होंगे, स्टेट होंगे, और कुछ क्या है बेटा, केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रेजेंट की बात करें तो आज इसमें 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जबकि हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि 5 सितंबर 2019 से पहले जब जम्मू कश्मीर का विभाजन नहीं हुआ और लद्दाख और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश नहीं बने, तब इसमें 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। तो इस बात को भी यहाँ क्लियर कर दिया गया है कि राज्यों का एक संघ है, यहाँ राज्यों को संघ के अधीन यानी संघ में ही शामिल होना पड़ेगा। यूनियन ऑफ स्टेट का जो शब्द हमने लिया है वो कनाडा से लिया है, और यहाँ ये क्लियर है कि इसके राज्यों का विभाजन हो सकता है, लेकिन कहीं भी इसमें देश का विभाजन नहीं हो सकता। इसलिए बेटा इस पॉइंट को याद रखना कि भारत एक कैसा देश है, तो हम लोग कहेंगे ये विनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ है। वो आपसे पूछेगा निम्न में से कौन सा कथन सही है, भारत विनाशी है राज्यों का संघ है, भारत अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, विनाशी राज्यों का विनाशी संघ है। तो हमें ये पता है कि यहाँ राज्यों का विभाजन हो सकता है, लेकिन देश का कभी विभाजन नहीं हो सकता। इसलिए ये बेटा क्या है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। बाकी बातें हम करेंगे जब संविधान पढ़ेंगे। फिलहाल हम आगे आर्टिकल नंबर 2 पर आते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि संसद को यह अधिकार है, संसद को अधिकार है कि वो क्या करे बेटा, नए राज्य क्षेत्र को संघ में शामिल करे। यानी यहाँ क्लियर ये है कि संसद अगर भारत देश किसी भी राज्य पर अधिकार करता है, किसी भी क्षेत्र को जीतता है, तो संसद उसे तुरंत क्या करेगी, किसी ना किसी राज्य में शामिल, संघ में शामिल करेगी। फिर चाहे उसे एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए, उसे राज्य में शामिल किया जाए, लेकिन वो देश से अलग नहीं हो सकता। आर्टिकल नंबर 3 क्या कहता है, तो यहाँ भी इसी बात को रखा गया बेटा कि संसद को अधिकार है कि वो भारत के किसी भी राज्य में नाम बदल सकती है, सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, कम ज्यादा कर सकती है और विभाजन कर सकती है। लेकिन ऐसा करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व सहमति लेना अनिवार्य होगा, और राष्ट्रपति संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से क्या लेगा बेटा, अनुमति लेगा, परामर्श लेगा, और लेकिन उसे मानने के लिए बाध्य नहीं। फिलहाल हम आर्टिकल नंबर 4 और देख ले। यानी हम ये कह सकते हैं आर्टिकल नंबर 3 के तहत ही राज्यों में विभाजन होता है और नए राज्यों का गठन होता है। आर्टिकल नंबर 4 ये है कि संसद भारत की जो हिस्सा है, भारत की जो जमीन है, वो किसी बाहरी को दे सकती है, लेकिन ऐसा करने के लिए आर्टिकल नंबर 368 के पॉइंट नंबर 2 से गुजरना होगा, और जहां पर कहा गया है बेटा 2/3 विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य होने चाहिए। ये क्या बात है, ये लॉजिकली बात है। अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हो, या कुछ लोग ऐसे हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं, बिल्कुल भी टेंशन ना लें। जब हम संविधान पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे, और फिर ये 368 क्या है, संशोधन कैसे होता है, 2/3 विशेष बहुमत क्या, सारी बातें पढ़ेंगे। फिलहाल हमने ये देखा कि आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर 2, आर्टिकल नंबर 3 और आर्टिकल नंबर 4 ये संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन करते हैं। और हम सब लोग जानते हैं कि हमारा जो मध्य प्रदेश है वो भी भारत के संघ में ही शामिल है। तो इसका अर्थ यह है कि सारे के सारे अनुच्छेद हमारे ऊपर भी लागू होते हैं। जब ये बेटा संविधान बन रहा था, अब यहां बड़ा ध्यान दोगे, जब ये संविधान बन रहा था
उस समय जो हमारा देश था उसकी कंडीशन क्या थी, थोड़ा सा हम उसे देखते हैं, लेकिन इन बातों को ध्यान में रखोगे। थोड़ा सा हम लोग उसे देखते हैं। तो बेटा जब हमने 1947 में आज़ादी ग्रहण की, जब हमने आज़ादी प्राप्त की, तो उस समय भारत में 3 प्रकार की इकाई थी। भारत 3 प्रकार की इकाइयों में विभक्त था। 3 प्रकार की इकाई कौन कौन सी थी बेटा, 1, 2 और 3। तो इसी में बेटा पहली इकाई होती थी ब्रिटिश प्रांत। ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रांत। देखो ब्रिटिश प्रांत क्या हुआ करता था, तो बेटा ब्रिटिश प्रांत हम उसे कहते थे जहां आजादी से पहले ब्रिटेन की सरकार और जनता के बीच में राजनेता हुआ करते थे, उसे ब्रिटिश प्रांत कहते थे। और जब ब्रिटिश प्रांत क्षेत्र बनाया तो यहाँ का मुखिया हम लोग किसे बना देते थे, राज्यपाल। राज्यपाल बना दिया। इसके बाद क्या था बेटा, देसी रियासतें। देसी रियासतें आप सब लोग जानते हैं, इसका जो श्रेय जाता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। हाल ही में हम लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची एक प्रतिमा बनाई, 31 अक्टूबर 2018 को उसका अनावरण हुआ। स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर या हम ये कहें 597 फीट है गुजरात में। तो देसी रियासतें हुआ करती थी, और देसी रियासतें इसका मुखिया कौन होता था बेटा, राज प्रमुख। राज प्रमुख। और इसके बाद हुआ करते थे बेटा चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र का जो मुखिया हुआ करता था वो कौन होता था, वो राज्यपाल के अधीन होता था। राज्यपाल के अधीन, राज्यपाल के अधीन। तो ये कंडीशन थी। अब इस कंडीशन में एक बात समझ सकते हैं कि 1947 में जब देश आजाद हुआ तब देश में ना तो राज्य नाम की कोई कंडीशन थी और ना ही केंद्र शासित प्रदेश नाम से थी। इसमें क्या था, ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे, देसी रियासतें हुआ करती थी, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करते थे। यानी उस समय राज्य नाम शब्द नहीं था, उस समय क्या था, प्रांत था। जैसे आप लोगों ने सुना होगा मैसूर प्रांत हुआ करता था, बॉम्बे प्रांत हुआ करता था, संयुक्त प्रांत हुआ करता था, पेप्सो प्रांत हुआ करता था। तो सारी की सारी चीजें किसमें थी बेटा, प्रांतों में थी। ठीक है, किसमें थी, प्रांतों में थी। धीरे धीरे कहानी जैसे ही आगे बढ़ी तो हुआ क्या, भारत में 4 प्रकार की इकाइयां कर दी गई, और इसी में चौथा अंडमान निकोबार को शामिल किया गया। अंडमान निकोबार। और अंडमान निकोबार को थोड़ा यादगार बनाने के लिए, इसे थोड़ा सा यादगार बनाने के लिए बेटा अलग रखा गया, और इसके मुखिया को प्रशासक कहते थे। क्यों, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं देश का सबसे पहला जो हिस्सा था वो अंडमान निकोबार ही आज़ाद हिंद फौज ने आज़ाद करवाया था। तो ये कंडीशन थी। इतनी सारी बातों से पढ़ाने का अर्थ यही था कि हम आपको ये समझा सकें कि 1956 से पहले यानी 1947 टू 1956 के बीच में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश नहीं हुआ करते थे। जबकि हम पढ़ते मध्य प्रदेश एक राज्य है जिसका गठन कब हुआ है बेटा, 1 नवंबर 1956। तो ऐसा होना तो स्वाभाविक था क्योंकि इसमें कहीं भी राज्य नामक शब्द नहीं था। धीरे धीरे बेटा ये कहानी आगे बढ़ती जा रही थी और हम लोग धीरे धीरे संविधान बना रहे। तभी क्या होता है, भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की बात शुरू हुई। और सबसे पहले भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की जो मांग शुरू हुई, जो बात शुरू हुई, वो कहाँ होती है, वो होती है बेटा कहाँ, दक्षिण में। कहाँ पर होती है बेटा, दक्षिण में। यानी दक्षिण भारत में भाषा के आधार पर सबसे पहले राज्यों की मांग शुरू हुई। जैसे जैसे राज्यों की मांग बढ़ती गई तो होता क्या है, संविधान सभा के अध्यक्ष जिनका नाम था बेटा राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। हम सब लोग जानते हैं कि ये राजेंद्र प्रसाद संचालन और नियम समिति के अध्यक्ष भी हुआ करते थे। साथ में ही ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे जो 11 दिसंबर 1940 को बने।
तो राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा में एक बात रखते हैं कि हम लोगों को साथ में ही एक सर्वे करवाना चाहिए, क्या किसी राज्य को भाषा के आधार पर बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। अगर हम भाषा के आधार पर राज्यों को बनाना चाहते हैं तो वो आज ही क्लियर कर लें, ऐसा ना हो कि हम संविधान बनाकर फुर्सत में आए, संविधान बनाकर तैयार हों और फिर ये एक नई समस्या, जटिल समस्या क्या है, आगे आकर नया रूप ले ले। इसलिए राजेंद्र प्रसाद बेटा क्या करते हैं 1948 में, राजेंद्र प्रसाद क्या करते बेटा 1948 में एक आयोग बनाते हैं, एस के धर आयोग, एस के धर आयोग। और यही सवाल आपके जेल पुलिस में आया है, आप 4 अक्टूबर वाला पेपर उठाना, पूछा गया राज्य पुनर्गठन के लिए जो आयोग बनाया गया 1948 में, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, एस के धर। एस के धर आयोग कब बना 1948। तो मैं आप लोगों को एक सलाह दूंगा और वो सलाह ये दूंगा, ये सब हटाता हूं बेटा, आप क्या करिए एक नई हेडिंग बनाइए इसी में, राज्य पुनर्गठन आयोग या राज्यों का गठन, राज्यों का गठन, ये हम लोगों ने बेटा एक नया टॉपिक डाल दिया। अब राज्यों का गठन किस आधार पर होना चाहिए बेटा, अभी हमने कहा भाषाई आधार पर दक्षिण में मांग चल रही, और उसके लिए बेटा क्या होता है, एस के धर आयोग बना। और कब बना, तो 1948। तो यही हमने लिख लिया एस के धर आयोग 1948। एस के धर आयोग 1948 में बना और एस के धर आयोग क्या करता है, इसकी सर्वे करता है कि हम भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करें या ना करें, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करें या ना करें। और 1949 में बेटा इन्होंने क्या है, एक रिपोर्ट दी। 1949 में इन्होंने अपनी क्या दी बेटा, रिपोर्ट दी। और रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं हो सकता। पूछा गया क्यों नहीं हो सकता, तो इन्होंने उसके बारे में पूछा गया नहीं हो सकता, तो इन्होंने उसके बारे में एक बात कही, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर हमने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया तो भारत में लगभग 1652 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, तो ऐसा ना हो भारत के 1652 से अधिक टुकड़े हो जाए। और फिर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राज्यों का पुनर्गठन किया तो वो तो विफल हो जाएगा क्योंकि भारत कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगा। ये भारत की एकता में क्या कर सकता है, दरार डाल सकता है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट गलत है। आप किसी की ना सुनो, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को एस के धर आयोग ने गलत ठहराया तो पूछेगा सबसे पहले कौन सी समिति बनी जिसने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को गलत ठहराया, तो बेटा वो एस के धर आयोग था। तो एस के धर आयोग मना कर देता, जैसे ही एस के धर आयोग ने मना किया तो हम समझ गए कि कहानी यही रहने वाली है, 4 प्रकार की चीजें रहेंगी, ABCD डिवाइड रहेंगी। आगे चलकर बेटा 1949 में एक और समिति बनाएगी, JVP समिति। जैसे ही बेटा JVP समिति बनी, जे से जवाहरलाल नेहरू, V से वल्लभ भाई पटेल और P से पट्टाभी सीतारमैया। जैसे JVP समिति बनी और 1949 में ही इसका गठन होता है और 1949 के एंड में ही इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इनने भी कह दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना सही नहीं है। धीरे धीरे हम सब लोग जानते हैं 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ, जिसे हमने आंशिक रूप से लागू किया। और 26 नवंबर को ही हम बेटा विधि दिवस या संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो धीरे धीरे ये तस्वीर भी एक क्लियर हो गई कि हम भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं कर सकते, क्योंकि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन करने का तात्पर्य ये है कि चीजें बिखर जाएंगी। जहां देश एक है वहां देश क्या हो सकता है, टूट सकता है, इसलिए ऐसा करना अच्छी बात नहीं। धीरे धीरे बेटा संविधान लागू हुआ तो हम सब लोग जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान पूर्ण रूप से लागू किया और 26 जनवरी को ही हम गणतंत्र दिवस बनाने लगे। धीरे धीरे कहानी और बढ़ी तो एक कांग्रेस के नेता हुआ करते थे बेटा, जिनका नाम क्या था, पोट्टी श्री रामालुल्लू। कांग्रेस के एक नेता थे पोट्टी श्री रामालुल्लू और 1951 के एंड में पोट्टी श्री रामालुल्लू ने क्या किया, 1951 में पोट्टी श्री रामालुल्लू 1951 में इन्होंने क्या उस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया और इनका मानना था कि भाषा के आधार पर हमें राज्यों का गठन होना चाहिए और इन्होंने क्या है उसके लिए आगे जाकर प्रयास किया। लेकिन जब इनकी बात नहीं सुनी गई तो 1952 में
इन्होंने ही बेटा, किसने? पोटी श्री रामालुल्लू ने। और इन्होंने क्या किया? 56 दिन का, कहीं कहीं बेटा 58 दिया है, 56 दिन का आमरण अनशन किया, आमरण अनशन किया। इन्होंने घोषणा कर दी जब तक सरकार हमारी बातें नहीं मान लेगी तब तक हम क्या है? अनशन, यानी हम अन्न नहीं खाएंगे, हम आमरण अनशन करेंगे, अपने प्राणों तक त्याग देंगे लेकिन अन्न का ग्रहण नहीं करेंगे। और हम सब लोग जानते हैं कि 56 दिन के अनशन करने के बाद शायद कोई जीवित रहे, और वही हुआ कि पोटी श्री रामालुल्लू का क्या हो गया बेटा? निधन हुआ। जैसे ही पोटी श्री रामालुल्लू का निधन हुआ तो जो गांधी विचारधारा का अनशन था, जो शांति के साथ चलने वाला अनशन था, आज क्या होता है? वो अशांति और क्रांति में बदल गया। और देखते देखते पूरा दक्षिण भारत जो था वो आग में धधकने लगा। और यहाँ पर मजबूरी में आकर जब 1952 के आम चुनाव चल रहे थे, ये लगभग 15 दिसंबर को इनकी डेथ होती है बेटा, तो जब आम चुनाव चल रहे थे तो यहाँ जवाहरलाल नेहरू ने एक घोषणा भी कर दी कि हाँ, हम भाषा के आधार पर राज्य का गठन करेंगे। और आनन फानन में जल्दी जल्दी बेटा 1 अक्टूबर 1953 को, क्योंकि इसकी प्रक्रिया में थोड़ा टाइम लगा, भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाया गया किसको बेटा? तो आंध्र प्रदेश। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल होगा, आंध्र प्रदेश। आपसे पूछ लेगा, बताओ भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन बना? आंध्र प्रदेश बना। आंध्र प्रदेश कब बना? 1953 1 अक्टूबर को बनता है। और किसको श्रेय जाएगा इसका बेटा? पोटी श्री रामालुल्लू को। लेकिन यहाँ जैसे ही आंध्र प्रदेश 1953 को भाषा के आधार पर बेटा राज्य बनता है, तो ये भारत सरकार की उस समय की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। भूल मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसे समझ लो कि सरकार ने सर्प के पूंछ पर, सर्प की दुम पर क्या पैर रख दिया हो, और देखते देखते जहां एक दक्षिण भारत क्या आग में धधक रहा था, आज पूरा भारत आग में धधकने लगा। जैसे मैसूर प्रांत हुआ करता था कर्नाटक और केरल को मिलाकर, तो वहां भी अब आग लगने लगी कि अगर इन्हें भाषा के आधार पर अलग किया है तो हमें भी भाषा के आधार पर अलग करो। बॉम्बे प्रांत हुआ करता था, इसमें गुजराती और मराठी, महाराष्ट्र और गुजरात हुआ करता था, उसमें भी क्रांति शुरू हो गई। एक पेप्सू राज्य हुआ करता था जो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ इनको मिलाकर, कुल मिलाकर कहने का अर्थ यह है कि पूरे देश में भाषा के आधार पर राज्य के गठन को लेकर एक बहुत तेजी से मांग बढ़ने लगी। जब बहुत तेजी से मांग बढ़ी तो 1953 में ही 1953 में एक बंदा बुलाया गया 1953 में, जिसका नाम था बेटा फजल अली। फजल अली, इसलिए 1953 इसे फजल अली समिति, या इसी का एक नाम है बेटा 1953 राज्य पुनर्गठन आयोग। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक बार राज्यों का गठन बेटा हम लोग कब कर चुके हैं? 1947। हालांकि राज्य शब्द नहीं था, हमने प्रांत, देशी रियासतें, चीफ कमिश्नरी, 4 चीफ कमिश्नरी हुआ करती थी, सारी बातें देख ली। और फजल अली से कह दिया कि आप क्या करोगे वो आप जानो, हम केवल ये जानते हैं कि ये जो इस समय की समस्या है इसका हमें समाधान चाहिए। और फजल अली समिति में बेटा पूछ लें कितने लोग थे, तो बेटा 3 लोग थे। वो 3 लोग कौन थे? एक खुद न्यायमूर्ति फजल अली, यही इसके कौन हुआ करते थे बेटा? अध्यक्ष। दूसरे कौन थे? के.एम. पणिक्कर, या इन्हें के.एम. पणिक्कर भी बोलते हैं। और तीसरे कौन थे बेटा? तो तीसरे थे हृदय नाथ कुंज। इस तरह से कितने लोग थे? तो बेटा 3 लोग थे, फजल अली, के.एम. पणिक्कर और हृदय नाथ कुंजरू, 3 लोग हुआ करते थे। और फजल अली ने धीरे धीरे रिसर्च करते गए और अंततः 1955 में अपनी रिपोर्ट दी। और अपनी रिपोर्ट में जैसे इनने अपना बेटा पहला शब्द लिखा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो सकता है, तो तुरंत जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, तीनों लोगों ने ऑब्जेक्शन कर दिया। ये तुम क्या कह रहे हो कि भाषा के आधार पर राज्य होगा? अगर भाषा के आधार पर राज्य होगा तो फिर 1652 राज्य। तो फजल अली यहाँ पर चूंकि ये न्यायमूर्ति थे, जज थे, इनकी विल पावर बहुत बढ़िया थी,
तो इन्होंने क्या किया, उन्हें समझाया कि आपने बड़ा ध्यान से नहीं सुना। हमने ये कहा भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो सकता है, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि प्रत्येक भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो सकता है। तो इन्होंने फिर उनको समझाया कि हम भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर सकते हैं, क्योंकि भाषाएं क्या है, कम है। दूसरी बात, कई भाषाएं आपस में क्या है, मिलती भी हैं, बोलियां भी मिलती हैं, तो जहाँ जरूरी है वहाँ हम भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर सकते, पहली बात है। दूसरी बात, इसमें हम क्या, राष्ट्र की अखंडता को विशेष ध्यान में रखेंगे। और तीसरी बात यह है कि जहाँ भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जा रहा है, अगर वहाँ पर देश की सुरक्षा की बात आती है तो हम उसे ध्यान में रखेंगे। तो इनने बेटा क्या कहा, पहला पॉइंट कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो सकता है, परंतु एक भाषा एक राज्य ये संभव नहीं। दूसरी बात, राज्य में एकता को ध्यान में रखेंगे, राज्य की सुरक्षा को ध्यान में रखेंगे। सब लोगों ने कहा चलो ठीक है, हमने मान ली तुम्हारी बात। तो दो बातें यहाँ में समझ में नहीं आ रही, वो आप हमें समझाइए, फिर हम आपको आगे बात करेंगे। पहली बात, फजल अली से कहते हैं जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री थे। तो पहला सवाल उन्होंने किया कि ये बताओ हम भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कैसे कर दें। तो इनने ये कहा, ये फालतू का सिस्टम हटाओ, प्रतिस्प्रांत, देसी रियासत, चीफ कमिश्नरी, अंडमान निकोबार। ऐसा लगता है कि आज भी देश गुलाम है। एक बढ़िया शब्द लो, या तो आप क्या बनाइए, राज्य, और दूसरा क्या बनाइए, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश, यूटी बनाइए, यूनियन टेरिटरी या स्टेट। तो उनने कहा ये बताओ, हमारे यहाँ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, और जब कॉन्सेप्ट नहीं है, देश संविधान से चलेगा, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए आप अपना ये वाला कॉन्सेप्ट हमें समझ में नहीं आया। और इन्होंने बेटा 16 राज्य प्लस 3 केंद्र शासित प्रदेशों की सिफारिश की थी, लेकिन आगे चलकर क्या हुआ वो अभी हम बात करेंगे। तो ये पूछ ले कि बताओ फजल अली समिति ने कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सिफारिश की, 16 राज्य 3 केंद्र शासित प्रदेशों की सिफारिश की। तो इनने कहा आपका जो पहला कथन है ये है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शब्द हमारे संविधान में है ही नहीं, हम बनाएं कैसे, हमें ये बताओ, हमारे यहाँ तो ये प्रक्रिया है। तो इनने कहा कोई बात नहीं, हमने दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया है, संविधान में संशोधन, संविधान में संशोधन। तो हम तो संविधान में संशोधन कर सकते हैं, पहली बात तो यह है। और दूसरी बात यह है कि हम इस सारी प्रक्रिया को हटाकर ये प्रक्रिया बना सकते हैं। इन सारी बातों को जब बेटा ध्यान में रखा गया, ये आगे समिति में गई, तो क्लियर हुआ कि हम 14 राज्य और 6 केंद्र शासित बनेंगे। जो वर्तमान में समृद्ध प्रांत हैं उनमें हम राज्यों का गठन करेंगे, जो आर्थिक, सामाजिक दृष्टि और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हैं उन्हें हम केंद्र शासित प्रदेश सीधे केंद्र से चलाएंगे। और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को जारी रखा, और इसके लिए बेटा हमने 7वां संविधान संशोधन, इसके लिए बेटा हमने 7वां संविधान संशोधन किया। और कब करते, 1956। 7वां संविधान संशोधन भी 42वें संविधान संशोधन की तरह एक विशाल संशोधन था, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन फिलहाल हमारे लिए ये है कि इसमें ये 4 प्रकार की इकाइयों को समाप्त किया। तो आप ये लिख सकते हो कि 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत 4 प्रकार की इकाइयों को समाप्त कर कितने प्रकार की इकाई रखी बेटा, 2 प्रकार की इकाई रखी। और उसी के तहत हमने बेटा क्या किया, तो 14 राज्य, 14 क्या बनाए बेटा, हमने राज्य बनाए, और 6 केंद्र शासित प्रदेश, शासित प्रदेश। और इन्हीं 14 राज्यों में एक क्या था बेटा, इन्हीं में अपना एक हुआ करता था एमपी, और ये लागू कब हुआ, 1 नवंबर को। तो हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ, 1 नवंबर 1956 को हुआ। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को होता है, क्योंकि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का जो कॉन्सेप्ट है वो 7वें संविधान संशोधन 1956 से लिया गया है। मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को। इसके बाद अगर हम बात करें थोड़ा ऑल इंडिया लेवल पे जहाँ से सवाल आते हैं, तो बेटा धीरे धीरे कहानी चलती गई, और 1960 में, और होता क्या है बेटा, 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र 2 राज्यों का गठन हुआ। तो आप लोगों को ऐसे लगेगा कि सर पहले कितने हुआ करते थे, 14 प्लस 2, ये बन गए कौन, गुजरात और महाराष्ट्र। तो इस तरह 1960 में कुल राज्यों की संख्या तो सर कितनी होनी चाहिए, 16,
लेकिन ये गलत है। राज्यों की संख्या बेटा कितनी थी? 15, क्योंकि हमने अभी कहा था उस समय एक बॉम्बे प्रांत हुआ करता था और बॉम्बे प्रांत का ही विभाजन करके हमने क्या किया, ये बनाया। इसलिए एक तो बॉम्बे प्रांत वाले स्थान को ले लेता है और दूसरा 15वें नंबर का। फिर बेटा थोड़ा सा याद रखना है आपको, लास्ट को 25वां राज्य, 26वां राज्य, 27वां राज्य, 28वां राज्य और 29वां। यहाँ से सवाल कई बार आए कि मध्य प्रदेश वो भारत का 29वां राज्य कौन सा था। तो 25वां राज्य कौन बनता है बेटा? 1987 में गोवा। तो पूछ ले भारत का 25वां राज्य कौन बना? 1987 में गोवा बना। जबकि गोवा 1961 में बेटा क्या बनता है? एक यूटी बनता है, यूनियन टेरिटरी। संविधान पढ़ेंगे हम, बहुत सारी बातों को डिस्कस करेंगे। 26वां राज्य बेटा यहाँ हम कौन बना देते हैं? तो यहाँ 26वां राज्य आपका कौन बनता है बेटा? तो ये बनता है आपका 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को बेटा एमपी से अलग होकर छत्तीसगढ़, यहाँ सीजी लिख देते। तो मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब होता है? 1 नवंबर ये आपको 2000 को मध्य प्रदेश से ही क्या होता है बेटा? 16 जिला लेकर छत्तीसगढ़ अलग हो जाता है। अभी हम मध्य प्रदेश के गठन के सेकंड भाग में से डिस्कस करेंगे। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से ही अलग होकर कौन? छत्तीसगढ़। 25वें नंबर का राज्य आपका कौन सा हो जाता है बेटा? तो 25वें नंबर का आपका गोवा जो 1961 में यूनियन टेरिटरी था। 26वें नंबर का छत्तीसगढ़ और 27वें नंबर का बेटा 9 नवंबर 2000 को ही बनता है कौन? उत्तराखंड। यहाँ बेटा हम यूटी लिख देते हैं, आप लोग समझ जाओगे। उत्तराखंड पूछ ले उत्तराखंड किससे अलग हुआ था बेटा? यूपी। और इसी के बाद हम बेटा देखें तो 15 नवंबर 2000 को गठन किसका होता है बेटा? तो 15 नवंबर 2000 को गठन हो जाता है बेटा झारखंड। और झारखंड किससे अलग होता है बेटा? बिहार। अंत में हम सब लोग जानते हैं बेटा 2 जून 2014 को क्या होता है बेटा? एक नया राज्य बनता है तेलंगाना। और तेलंगाना जो राज्य बना वो किससे बना बेटा? अलग हुआ आंध्र प्रदेश। इस तरह मध्य प्रदेश में आपके 2014 को 29 राज्य हो जाते। एक बार मैं फिर क्लियर कर दूँ, गोवा पहले 1961 में एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। 1987 में 25वां राज्य बना। पहले छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में शामिल था, परंतु 2001 नवंबर को वो 26वां राज्य बना। उत्तराखंड पहले बेटा यूपी में हुआ करता था, लेकिन उत्तराखंड कब अलग हुआ? 9 नवंबर 2000, 27वें नंबर का राज्य। 28वें नंबर का राज्य झारखंड जो पहले बिहार में हुआ करता था 15 नवंबर 2000 को बना। और 29वां 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश। तो आपसे बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। मध्य भारत का 25वें नंबर का राज्य, 26वें नंबर का राज्य, 27वें नंबर का राज्य, 28वें और 29। लेकिन एंड में मैं एक बात और क्लियर कर दूं, क्योंकि अभी मैंने ऊपर कहा था कि वर्तमान में 28 राज्य हैं और बेटा 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ पर हम बेटा केंद्र शासित प्रदेशों की बात नहीं की, आगे जब हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी या संविधान तब करेंगे। तो होता क्या है बेटा? 5 सितंबर 2019 को धारा 370 हटाई जाती है और उसी के तहत क्या करता है बेटा? जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन आयोग आया। और नरेंद्र मोदी सरकार क्या करते हैं बेटा? तो नरेंद्र मोदी सरकार ने आपके J&K को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया और दूसरा बेटा क्या हुआ? लद्दाख को क्या किया? केंद्र शासित प्रदेश बनाया, केंद्र शासित प्रदेश। तो पहले बेटा जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था। अब जम्मू कश्मीर राज्य की श्रेणी से हट गया, इसलिए राज्य कितने रह गए बेटा? आपके 28। लेकिन पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश में एक केंद्र शासित प्रदेश हम बेटा ये बढ़ा देंगे और दूसरा ये बढ़ा देंगे, तो कितने हो गए? 9। तो बेटा कुल मिलाकर हमने ओवरऑल ये देख लिया कि 1947 से 1956 तक की कहानी क्या थी। अब हम 1956 से मध्य प्रदेश को पकड़ेंगे और 2020 तक मध्य प्रदेश का कैसे कैसे विस्तार हुआ और क्यों 16 जिले छत्तीसगढ़ में चले गए, इन सारी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। अगर आपको ये चीज़ें बढ़िया लगती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें अपना सुझाव देते रहें, आप अपनी बातें करते रहें। आप इस ऑनलाइन चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, नमस्कार।